नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली खबर, पश्चिमी यूपी में अमित शाह का शंखनाद, कैराना में किया डोर टू डोर कैंपेन, पलायन पीड़ितों से भी की बातचीत। तो वहीं दूसरी खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से सीएम का चेहरा होने पर ले लिया है यू टर्न, कहा मैंने चिढ़कर कह दी थी सीएम वाली बात। तीसरी खबर, चुनाव से पहले एक और गठबंधन की। इस गठबंधन का नाम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। साथ ही ओवैसी ने कहा है कि अगर हमारा गठबंधन सत्ता में आता है तो 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समुदाय से और दूसरा दलित समुदाय से होगा। और आज यूपी के दंगल में इन्हीं 3 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बीजेपी के चाणक्य चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं। कैराने में जाकर जो उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया है, पीड़ित परिवारों से बातचीत की है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव के दंगल में? देखिए, जो चतुर राजनीतिज्ञ होते हैं वो इशारों में बात करते हैं। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा राज्य है, कहीं से भी शुरू कर सकते थे। अयोध्या हो सकता था, गोरखपुर हो सकता था, मथुरा हो सकता था, बनारस, कहीं से भी कर सकते थे। व्हाई डिड ही चूज कैराना? अब जैसे ही आप कैराना पहुंचते हैं वैसे ही मैसेज क्लियर हो जाता है, संकेत दे दी जाती है। कैराना किस लिए जाना जाता है? कैराना नेशनल न्यूज में सिर्फ इस वजह से ये आया, शामली के पास ये एक कस्बा है, लोग जानते नहीं थे, लेकिन अचानक से ये खबर आई कि वहां समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, तो हिंदुओं का पलायन हो रहा है। लोगों ने अपने घर के बाहर ये लिख दिया कि यहां ये मकान बिक्री का है, और लोग वहां छोड़ के जाने लग गए। क्यों छोड़ के जाने लग गए? वो इसलिए क्योंकि वहां पे गुंडागर्दी और खास करके मुस्लिम डॉन्स, जिस तरीके से लड़कियां बाहर नहीं जा सकती थी, कोई बाजार जा रही है तो उसके साथ छेड़खानी होती थी, धमकाया जाता था, और लोग इतने बेबस, असहाय, पुलिस वाले इनकी कोई सुनते नहीं थे। ये जो मुसलमानों का जो अलग अलग गैंग वहां पे ऑपरेट कर रहा था, उसके खिलाफ कोई एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं था। और जब लोगों को लगा कि यहां पे तो जिंदा नहीं रहा जा सकता, तो इन लोग, जो लोग पुश्तैनी वहां पे रह रहे थे, इन लोगों ने ये सोचा कि भाई अब यहां से चला जाना ही बेहतर है, बहू बेटी की इज्जत बच जाएगी, वही ज्यादा बेहतर है, यहां रह करके क्या करें। तो कैराना जो है वो जो हिंदू माइग्रेशन, पलायन, उसका वो सिंबलिज्म है। और जब आप सीधे सीधे वहां से अमित शाह अपनी प्रचार अभियान की शुरुआत करते हैं, तो मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस अपीजमेंट राजनीति, ये जो मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पे सेक्युलरिज्म का लबादा ओढ़ के राजनीति की जाती है, उस पर डायरेक्ट हमला है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ऐसी कर दी कि जो पलायन करवा रहे थे, मतलब जिनके डर से हिंदू छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, उनको ही पलायन कर जाना पड़ा। और ये बात भी बिल्कुल सही है। वो गए, अमित शाह कहाँ गए? अमित शाह गए मित्तल परिवार के घर। मित्तल परिवार के घर क्यों गए? वो इसलिए गए, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा परिवार उनके सामने बैठा हुआ था। ये लोग इन्हीं मुस्लिम गुंडों से डर के, ये लोग कैराना छोड़ चुके थे, लेकिन योगी की सरकार आई तो वापस ये लोग आ गए, और जिस कॉन्फिडेंस से ये लोग अब वहाँ रह रहे हैं, तो ये मसला वहीं पे खत्म हो गया। तो ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत ऐसी है
कि इसके ऊपर अगर ये समझिए, ये catch-22 सिचुएशन है अखिलेश यादव के लिए कि अगर आपने कैराना के ऊपर कुछ कहा तो पोलराइज होगा, क्योंकि आपको तो कहना पड़ जाएगा भाई मुस्लिम वोट के लिए। तो आपको तो अभी जिन गुंडों को वहां पे पकड़ा गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जो लोग कैराना छोड़ के भाग गए, वो गुंडों, उसके फेवर में बोलना पड़ेगा, मुस्लिम समुदाय के फेवर में बोलना पड़ेगा, तो मसला खराब, पोलराइज हो जाएगा। और अगर नहीं कुछ बोले तो भारतीय जनता पार्टी टीज करेगी, भारतीय जनता पार्टी टीज करेगी कि भाई कैराना पे क्यों चुप हो, उस समय तो तुम मुख्यमंत्री थे। और वेस्टर्न यूपी के अंदर ये शामली के पास है, वेस्टर्न यूपी के पास है, और अखिलेश यादव के ज़माने में यही शामली, यही मुजफ्फरनगर जहां दंगे हुए थे, जिसकी याद आज भी वहां के जो हिंदू पॉपुलेशन है उस याद जो है बिल्कुल ताज़ी है। और इसी वजह से इस जगह को चुना गया। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तय कर लिया है कि विकास तो अपनी जगह पे है, लोगों के घरों में पैसे पहुंच रहे हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है डायरेक्टली, अनाज भी दिया जा रहा है, बिजली भी पहुंचा दी गई है। लेकिन ये जो सुरक्षा का मसला है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, बहू बेटियों की इज्जत का मसला है, उसके ऊपर वो पूरा कैंपेन आधारित करने वाले हैं। यही कैराना पहुंच के अमित शाह ने पूरे यूपी इलेक्शन में आगाज किया है। चलिए दूसरी खबर पे भी चर्चा कर लेते हैं। प्रियंका गांधी को लेकर ये खबर है, कल हमने चर्चा भी की थी कि प्रियंका ने इशारों में कह दिया कि वो कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस है। अब उन्होंने उस बयान से यू टर्न ले लिया है, कह रही हैं कि मैंने चिढ़ के कह दी थी ये बात। तो किससे चिढ़ है, मतलब अब कुछ भी बयान दे रही हैं? भाई आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले तमाम पत्रकार जिनको बाय फेस आप जानते हो, बाय नेम जानते हो, रोज आपकी मुलाकात होती है उनसे किस बात का चिढ़? चलिए, चिढ़ गई आप कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है यूपी के अंदर में। लेकिन सवाल ये है कि ये तो गांधी परिवार के जो लोग हैं, जिनको लगता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना जन्मसिद्ध अधिकार है, आप समझिए ये क्या है, ये चिढ़ क्यों है? राहुल गांधी को देखिए, कई सारे वरिष्ठ लीडर्स ने मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ये कहा कि कम से कम राहुल गांधी को कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए, ही विल हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नेंस, सरकार कैसे काम उसमें होता है, योजनाएं, कानून, किस तरीके से ये पूरा सिस्टम फंक्शन करता है, ही विल लर्न। लेकिन क्या हुआ? राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया, सोनिया गांधी ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति मंत्री बनेगा, किसी प्रधानमंत्री के अंदर काम करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री बनेगा जी। तो वो बिल्कुल ही डिड नॉट लर्न एनीथिंग। यूपी के अंदर में पिछले चुनाव में ही आप ये समझिए, प्रशांत किशोर जब ये सारी चीजें कर रहा था अलायंस के पहले, और गूगल करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा सारी वो उस जमाने। मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान में दलाल पत्रकारों का एक बड़ा गैंग है, जो कांग्रेसी इकोसिस्टम, ये गंगा जमनी तहजीब के नैरेटिव को आगे करने वाले, ये सेक्युलरिज्म का धंधा करने वाले, सेक्युलर इंडस्ट्री के ये जो स्तंभ हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ आपको आर्टिकल मिल जाएगा। प्रियंका वाड्रा यूपी की चीफ मिनिस्टर, प्रियंका वाड्रा यूपी के, ये सब कांग्रेसी दलाल पत्रकार उस तरह के, उन लोगों ने सब ये बवंडर बचाना शुरू किया। क्यों? प्रशांत किशोर ने, वो जो पिछली बार जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के सलाहकार प्रशांत किशोर थे, प्रियंका वाड्रा से ज़्यादा वो क्लोज थे। राहुल गांधी शुरू से प्रशांत किशोर को नहीं लाइक करते, लेकिन प्रियंका वाड्रा जो है बहुत इंप्रेस्ड रहती है प्रशांत किशोर के काम धाम से। तो अलायंस से पहले इस तरह की चीज़ें, भाई कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है तो उसके लिए ज़रूरी है, प्रशांत किशोर ने यह आइडिया दिया कि
प्रियंका वाड्रा को चीफ मिनिस्टर फेस बना दिया जाए। अब आइडिया दे दिया गया, बातचीत भी हो गई, कहीं कहीं कुछ कुछ पत्रकारों को बुला करके ब्रीफ भी कर दिया गया कि भाई आर्टिकल लिखो, बकायदा प्रियंका वाड्रा के लिए माहौल बनाओ। कई सारे बूढ़े बूढ़े पत्रकारों ने लिखना चालू कर दिया। प्रियंका में इंदिरा गांधी की आभा नजर आती है ना। अब आपको याद आया, अरे ये सब पत्रकारिता के नाम पे सब दलाली करते हैं। उनकी नाक ऐसी है तो वो उसका हेयर स्टाइल ऐसा है, इंदिरा गांधी का रूप नजर आ। भाई इंदिरा गांधी कहाँ वो जो कहावत है ना कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वो वही सिस्टम। आपने इंदिरा गांधी की आभा उस साड़ी पहनती हैं और ये अपने आप को इंदिरा गांधी से कंपेयर करना चालू कर दी। लेकिन क्या हुआ अंततोगत्वा, वो दिमाग में जो कीड़ा घुसा हुआ है कि गांधी परिवार का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, नो, सीधे प्रधानमंत्री बनना है। तो इसलिए जब पूछा गया उनसे कि क्या आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो वो चिढ़ गई और वो कह दी कि मैं ही छाई हूं हर जगह, मैं ही छाई हुई हूं हर जगह। अरे भाई कहीं कोई छाया हुआ नहीं, कांग्रेस पार्टी की जमानत हर जगह जब्त हो रही है, उम्मीदवार मिल नहीं रहा और आप चिढ़ जा रही हैं। लेकिन ऑन मोर सीरियस नोट, आप देश को नेतृत्व करना चाहती हैं, आपको चिढ़ में आ जाएगा तो आप कुछ भी बोल देंगी। तो ऐसे इररिस्पॉन्सिबल आदमी को तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जा सकती। कल आप प्रधानमंत्री हो सकती हैं, गृह मंत्री हो सकती हैं, रक्षा मंत्री हो सकती हैं, चिढ़ आ जाएगा तो कुछ अनाप शनाप आप कह देंगी। ये किस तरह की पॉलिटिकल ट्रेनिंग है? मतलब ये कि इन लोगों ने अभी तक सिर्फ समय काटा है, राजनीति के नुएंसेस को अब तक ये लोग समझ नहीं पाए हैं और इसलिए वो चिढ़ गई। तो मैं तो चाहूँगा कि और भी चिढ़ाया जाए उनको। भाई जो नेता अपनी मर्यादा को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं सकता, उसको कैसे लोग नेता मानेंगे? जी बिल्कुल, तीसरी खबर पे भी चर्चा कर लेती हूँ। ओवैसी ने 2 पार्टियों के साथ गठबंधन किया, उसी के साथ उन्होंने कई बड़े बड़े वादे भी किए हैं, तो गठबंधन का असर कितना पड़ेगा? भाई देखिए, बड़ा झटका लग गया ओवैसी साहब को। कहाँ वो तो सोच रहे थे कि बहुत तीर चलाएंगे, लेकिन राजनीति का खेल बड़ा अजीब व गरीब है। इनके साथ कोई आया नहीं। तमाम सेकुलर पार्टियां जो मुस्लिम वोट के लिए दर दर ठोकरे खाने को तैयार है, सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, लेकिन वो ओवैसी को हाथ नहीं लगाना चाहते। अब आप देखिए, ये ओवैसी साहब से ज्यादा जहरीला ये मौलाना तौकीर रजा है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी उसके साथ आ गई। ये देखिए, आप कहते कि भाई कि शुगर की बीमारी हो गई है हमको, हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे, लेकिन चाय में चीनी डाल करके जरूर खाएंगे। ये क्या, किस तरह का आप जो है परहेज रखते हो भाई? आपको ओवैसी इसलिए पसंद नहीं कि चीजों को पोलराइज कर देगा, लेकिन इस तरह के जहरीले मौलानाओं को जो गृह युद्ध की धमकी दे रहा है, हिंदुओं को ये कह रहा है कि तुमको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, उसके साथ आप गठबंधन कर ले रहे हो, उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हो। तो ओवैसी साहब यूपी के इलेक्शन में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए, क्योंकि हिपोक्रेसी है। जिन्ना को आप, जिसने देश को तोड़वा दिया, उसको महान बता रहे हो। अखिलेश ने बताया, भाई उससे बेहतर तो ओवैसी है। पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान को, वहां के मुसलमानों को बकायदा भला बुरा कह के चले आते हैं। तो ये आइसोलेट होने की वजह से इनको कुशवाहा जी मिले, गठबंधन ज़्यादा हो नहीं पाया। अब उन्होंने फिर वही चाल चल दी है। लेकिन होता क्या है, जब आपकी स्थिति गड़बड़ाती है तो आप मिस्टेक करते हैं। ओवैसी साहब को उसी लाइन पर चलना चाहिए जो लाइन उनकी है। उनको ये दलित मुख्यमंत्री दे देंगे तो ओबीसी मुख्यमंत्री दे देंगे। वैसे ओबीसी मुसलमान भी होते हैं, ओबीसी
जो कास्ट ग्रुप है यूपी के अंदर में, उसमें मुस्लिम कास्ट भी है उसके अंदर, तो उनको बताना चाहिए भाई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा। आप तो दूसरे से कहते हो तो भाई 19% में हमारी संख्या है, 11% वाला मुख्यमंत्री बन जाता है अखिलेश यादव, और 19% जो उसके साथ रहता है उसको कुछ नहीं मिलता। इसी नाइंसाफी के खिलाफ तो ओवैसी लोगों में अलग जगा रहे हैं। तो उनको अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए, लेकिन किस तरह का वो टिकट बंटवारा करते हैं वेस्टर्न यूपी में फर्स्ट सेकंड फेज़ में वो कितना अहमियत देते हैं चुनाव में, कितना सीरियसली चीज़ों को लेकर के जाते हैं, वो देखने लायक होगा। अदरवाइज़ जिस तरीके से अब तक उनका पूरा कैंपेन रहा है, तो वो यूपी के अंदर में इट हैज़ नॉट पिक्ड अप। बिहार में जिस तरह से उनका कैंपेन पिक किया था, जहां वो जाते थे भीड़ आती थी, उस तरह का रिस्पांस ओवैसी को यूपी के अंदर नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो यूपी के दंगल में हर पार्टी अलग अलग तरीके से चुनावी दंगल में कूद पड़ी है। अलग अलग दलों के साथ गठबंधन कर पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य किया जा रहा है। अब देखना होगा पार्टियों का गठबंधन यूपी के दंगल में क्या रंग लेकर आता है। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।